नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्या आप लोग सही से रिवाइज कर रहे हो या नहीं, पहले यह बताओ। देखिए, आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है और एक ही दिन में आपको जाके सारा कुछ डिलीवर भी करना होता है। तो अब कोशिश करो जो भी चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हो, आप टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज किया करो, क्योंकि आप अगर रिवाइज करोगे तभी आप कंपटीशन में बने रहोगे। आप देख सकते हो चैनल का नाम भी इसलिए रखा गया है रिवाइज। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकॉन दिख जाएगा। आइकॉन में क्लिक करके आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हम लोग के साथ जुड़ भी सकते हो। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को स्क्रीन में देखने के बाद आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है। हो सकता है कि आपका अप्रोच सही नहीं हो, आप गलत सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है। उसके बाद आप देखो कि अप्रोच और आंसर दोनों आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है कि कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं जब सॉल्व करवाता हूँ हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताता हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कैलकुलेशन हो। मैं नंबर को ब्रेक कर करके कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं वो भी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कोई भी स्टेप मैं जंप नहीं करता, हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ सो दैट आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके साथ ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फार्मूलाज हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ पीडीएफ के अंदर, सो दैट आप जब पीडीएफ को बाद में देख के रिवाइज कर रहे हो आप उसके साथ ही रिलेटेड फार्मूला या कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लो। क्लियर है क्या? देखिए, क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? A solid cube of side 8 सेंटीमीटर is dropped into a rectangular container जिसका आपका लेंथ दिया गया है 16, ब्रेथ दिया गया है 8, हाइट दिया गया है 15, which is partially filled with water. If the cube is completely submerged then the rise of water level is. ठीक है, देखिए बहुत लोग इसको पूरा रट के कर देता है, फॉर्मूला रट के, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3D पे ड्राइंग भी किया है, एक डायग्राम भी बनाया है 3D पे। देखिए पहली बात ध्यान दीजिए कि ये जो है आपका फोटो पे आपको जो दिख रहा है ये है आपका रेक्टेंगुलर कंटेनर। ठीक है, जिसका लेंथ क्या है? लेंथ है आपका 16, इसके साथ ही ब्रेथ जो है ये है 8। अब बोला जा रहा है इसके अंदर यहां से अगर हम लोग एक सॉलिड क्यूब को जिसका डायमेंशन जो है साइड जो है आपका 8 सेंटीमीटर है, इसको अगर ड्रॉप कर दे तो इसके अंदर मान लेते हैं हम लोग, पहले मान लेते हैं कि इतना तक पानी है पहले से ही। ठीक है, पहले से ही इतना तक पानी है। अब जैसे ही हम लोग सॉलिड क्यूब को इसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो देखिए जो सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम है वो तो इसके अंदर इस पानी में ऐड हो जाएगा, है कि नहीं बताओ? पानी का टोटल जो वॉल्यूम था उसके अंदर अगर सॉलिड क्यूब को गिराएंगे तो सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड जो होगा, ध्यान दीजिए इस बात में कि यहाँ पे जो लेंथ है ये क्या है 16, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। जो ब्रेथ है ये चेंज होगा क्या? चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हाइट है, अगर सॉलिड क्यूब को गिराएंगे तो हाइट बढ़ के मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, यह है आपका फाइनल लेवल हाइट का। क्लियर है? अब इस हाइट को अगर हम लोग h मान लेते हैं तो यही हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये इंक्रीज किस लिए हुआ? ना सॉलिड क्यूब जो है उसको गिराया गया इसलिए इंक्रीज हुआ। तो सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम के साथ इक्वल हो जाएगा, सीधा बात। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8 इंटू 16 इंटू एच दैट इज इक्वल टू आपका जो सॉलिड क्यूब है इसका वॉल्यूम, मतलब ए क्यूब होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 8। अब देखिए 8 8 काट जाएगा, 16 4 64, तो एच इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन का। 3D मेंसुरेशन का जो टॉपिक है फर्स्ट टर्म, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। रिसेंटली कुछ ईयर में फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन आ रहा है और फर्स्ट टर्म का बहुत सारा वैरायटी भी होता है, लेकिन स्पेशली जो कौन का फर्स्ट टर्म है उसी से क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है और इसी का फॉर्मूला आपको पूरा रटा होना चाहिए, क्योंकि यही बार बार आ रहा है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है इस तरह अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर आएगा, कौन का जो फर्स्ट टर्म है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी बनेगा और आपको फॉर्मूला भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला रटा नहीं रहा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इस तरह भी कॉन्सेप्ट आप लगा लो। क्वेश्चन को देखते हैं। A 35 सेंटीमीटर हाई बकेट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम फुल ऑफ वाटर। बकेट है, बकेट आप समझ पा रहे हो, कोन को काट के हम लोग जो फ्रस्टम बनता है वो बकेट शेप का होता है। रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स 12 एंड 18 दिया गया है रेस्पेक्टिवली। इफ वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज पोर्ड इन द सिलिंड्रिकल ड्रम whose base radius is 20 centimeter, then what will be the height of water in the drum? Okay. तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बस फर्स्ट टर्म है बकेट शेप का जिसके अंदर पानी है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल जो ड्रम है उसके अंदर उसको ढल दे रहे हैं, ठीक है, पोर कर दे रहे हैं। तो अगर पोर करेंगे तो बोला जा रहा है कि रेडियस उसका दिया गया है, तो कितना हाइट तक पानी ऊपर आएगा, ठीक है। तो मामला तो आपको पूरा क्लियर है, मामला है पूरा वॉल्यूम का। तो दोनों का वॉल्यूम अगर हमको पता होगा, फॉर्मूला अगर क्लियरली पता रहेगा तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब वॉल्यूम सिलिंड्रिकल का जो वॉल्यूम है वो तो हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम है, कौन का जो फर्स्ट टर्म है, वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। सिर्फ वॉल्यूम का नहीं, उसका कार्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों का पता रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कभी भी आप इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मूलास को डिस्कस कर लेंगे और कैसे याद रखना है वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसको रटेंगे, ठीक है। रटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको रटेंगे वो हम लोग को समझना है। एक बात समझिए, कोन को कट के इस फर्स्ट टर्म को बनाया गया है, तो कोन के कट के अगर बनाया गया है तो कोन का फॉर्मूला हम लोग को मदद करेगा इसको रटने के लिए। अच्छा, देखिए पहली बात, कोन के लिए जो एल का फॉर्मूला होता है दैट इज √8² + r²। तो उसी का एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। h² तो आ गया, जो हाइट है उसका स्क्वायर तो आ गया, लेकिन r का स्क्वायर आएगा तो कैसे लेंगे हम लोग, डिफरेंस के फॉर्म में लेंगे, r - r का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ से अगर एक सीधा लाइन खींचेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी r - r। तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो l का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आपका h² + r - r का होल स्क्वायर। आप अगर कोन का फॉर्मूला से रिलेटेड करके इसको याद रखोगे तो आपका कॉन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। कोन के लिए जो कार्व सरफेस एरिया है, जो कार्व एरिया है उसका सरफेस एरिया कितना होता है ना, वो होता है आपका πr/l। तो यहाँ पे उसका ही एडवांस वर्जन है। कैसे होगा, r की जगह क्या पुट किया है हम लोग, r + r, ठीक है। ऊपर भी एक r है, नीचे भी एक r है, तो πr/l की जगह हम लोग लिखे हैं πr + r × l। कोन के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, πr² + πrl। तो अगर पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, r² + आपका rl। क्लियर है बात, ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला है पाई r² + R² + RL + RL। यहाँ पे RL है तो RL तो आपको लेना है, दोनों आ रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग लेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, और आर्स का स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक तो छोटा वाला आ जाएगा, एक बड़ा वाला आ जाएगा, तो R² + R² + RL + RL। क्लियर है बात। वॉल्यूम कोन के लिए क्या होता है ना, 1/3 πr²h। हम लोग जानते हैं क्या ना, जब आपका कोई भी ऐसा शेप है जिसका ऊपर में सब जाके एक जगह मीट कर रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसके केस में वॉल्यूम में साइड में 1/3 आता है, ठीक है। अब इसका ही एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए 1/3 πr/h, ये तो आ ही जाएगा।
आर स्क्वायर का हम लोग को चेंज करना है। आर स्क्वायर कैसे चेंज करेंगे ना, दोनों आर है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दोनों का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे और दोनों आर को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला आपका पूरा रटा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन में आपको मदद मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो फर्स्ट टर्म का है उसमें क्या आएगा, 1/3 तो आएगा, पाई आएगा। अच्छा अब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर दोनों आर है, ठीक है, दोनों का ही स्क्वायर आएगा। तो पहले आएगा क्या, 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद आएगा 18 का स्क्वायर दैट इज 324। आपको जो बार बार बोला जाता है कि 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर सीधा याद होना चाहिए, तो उसका जो यूटिलिटी है, उसका जो काम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करना है ना, आर 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 को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 18 करना है। ठीक है, तो 12 इंटू 18 कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 18 और इधर 10 अगर पकड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 के साथ 36 ऐड होगा तो 216 हो जाएगा। अच्छा और हाइट कितना है 35, इधर सिलेंड्रिकल के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आ गया आर स्क्वायर मतलब 400 हो जाएगा। अच्छा एच है, अच्छा अब एच का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, पाई पाई तो कट जाएगा, इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब देखिए एच के वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच दैट विल बी इक्वल टू, आपका ऊपर आएगा 35, इसको ऐड करना है, नीचे आएगा आपका 1200। ठीक है, इसको ऐड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 200 300 100 500 600 हो गया। ठीक है, तो 600 को साइड में लिख लेंगे और इधर क्या, अब देखिए 40 20 और 10 तो 60 और 70 हो गया। और इधर क्या आ रहा है 4 4 और 6 तो 10 14 तो 684 आ गया, आप देख सकते हो 684। क्लियर है बात? अभी तक कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन का हर एक छोटा से छोटा स्टेप आपको बताया। देखिए आंसर जो है आपका पॉइंट पे है, तो पॉइंट पे है मतलब हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं, तो 4 300 आ गया, इधर 17 4 68 और 1। अच्छा अब 5 से जा सकते हैं, 5 7 35 और इधर आपका 60। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। देखिए 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 17 7 119 और नीचे आ गया 60। तो देखिए एक चीज, अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 दूनी 120, तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो 1 से ही जाएगा और कितना रहेगा 597 रहेगा। 597 मतलब 60 इंटू 8 480 और उसके बाद अगर 60 इंटू 9 करेंगे तो 540, तो 9 से जाएगा, तो 19.95 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 9 जो आ रहा है एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, बाकी सब में 8 है 6 है और यहाँ तो 20 है। ठीक है, तो 19.95 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर कौन का जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल बात है, पहली बात आपको फॉर्मूला पर रटा होना चाहिए। फॉर्मूला अगर रटा होगा तभी आप क्वेश्चन को उसी माहौल में कर पाएंगे, उतना कम टाइम के अंदर आपको सोचना भी नहीं पड़े फॉर्मूला के लिए, ऐसा वाला बात। अच्छा ये गया। दूसरा बात जो है आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, क्योंकि मेंसुरेशन में अगर आंसर आपका पॉइंट पे दिया रहा तब आप कोई भी ट्रिक्स तुक्का नहीं लगा सकते हो, कैलकुलेटिव तुक्का भी नहीं चलेगा। ठीक है, तब लगाना मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, तो जब पॉइंट में आंसर दिया जा रहा है मतलब दिया रहेगा, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जिसका रेडियस दिया गया है एंड दैट ऑफ द कोन जिसका रेडियस और हाइट दोनों ही दिया गया है। पाई के लिए 22/7 आपको लेना है। ठीक है, तो सब कुछ डाटा अवेलेबल है, बस कैलकुलेशन करना है वॉल्यूम का डिफरेंस। तो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा ना 4/3 पाई r³ 7³ अच्छा कोन के लिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² मतलब 7² इंटू h मतलब 10। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कोन का बात आता है तब होता है 1/3 पाई r²h, जब सिलेंडर का बात आता है तब आता है पाई r²h। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। जब भी कोई भी शेप ऊपर जाकर ऐसे मिल जाए, ठीक है, जैसे आपका पिरामिड हो गया, कोन हो गया, उन सब केस में पहले आपका वॉल्यूम में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर और नीचे का शेप सेम ही रहा जैसे आपका सिलेंडर पे, ठीक है, तब आपको 1/3 नहीं आएगा।
क्लियर है लॉजिक? अच्छा, अब एक चीज देखिए, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए जब आप इस तरह का कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये लिखने के बाद अब जितना मैक्सिमम चीजें कॉमन ले सकते हो उसको ले लो, तो कैलकुलेशन आपका आसान बनेगा। ठीक है, तो 1/3 कॉमन चला जाएगा। अच्छा, पाई आपका कॉमन चला जाएगा और 7 का स्क्वायर आपका कॉमन चला जाएगा। तो इधर बचेगा 4 × 7 तो 28, और इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा आपका सिर्फ 10। सिर्फ 10 ही है क्या? सिर्फ 10 ही है। तो देखिए 1/3 इंटू 22/7 है, तो एक साथ काटेंगे तो 22 × 7 आ जाएगा, और इधर है 18, इधर है 18, तो 3 से काटेंगे तो 6, मतलब 22 इंटू आपका 42 आ रहा है। क्लियर है क्या? 42 आ रहा है तो यूनिट डिजिट तो 4 हो जाएगा, लेकिन 4 आपका ए में भी है, सी में भी है। और आप देख सकते हो 40 × 20 अगर करेंगे, 42 दूनी 84 होता है, 84 होता है, मतलब 840 से ज़्यादा होगा। मतलब क्या आ रहा है, 840 प्लस आपका 84 ये आ रहा है ना, तो 840 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप देख सकते हो। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, बोला जा रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस, मतलब दोनों का रेडियस सेम ही है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ना, 4/3 पाई क्या है, वॉल्यूम है, तो 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज इक्वल टू क्या है ना, पाई r² h। दोनों तरफ आर ही है क्योंकि रेडियस जो है सेम है, तो पाई पाई कट जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे नीचे एच आ जाएगा। ये क्या बनेगा, 3 4, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, बोला जा रहा है हाउ मेनी सॉलिड स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ, जिसका रेडियस है 5 mm, कैन बी मेड आउट ऑफ मेटालिक सॉलिड कोन हुज बेस हैज रेडियस इतना हाइट इतना। अच्छा, तो एक कोन है जहां से हम लोगों को छोटा छोटा स्फीयर बनाना है, तो सिंपल बात है, लॉजिक तो ही रहेगा कि वॉल्यूम इक्वल होगा दोनों का। अच्छा, तो कोन का वॉल्यूम में अगर स्फीयर का वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना स्फीयर हम लोग को चाहिए। कोन का कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा कि यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोन के लिए है सेंटीमीटर पे और आपका स्फीयर के लिए है मिलीमीटर पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि इससे चेंजेस जो आएगा वो तो नंबर ऑफ जीरोस पे ही आएगा, है कि नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, तो 1/3 पाई r² h, पाई तो ऊपर कट ही जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया r² h, तो 21 × 21 × 30। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 2 बार आर में 1 बार हाइट में 3 आ जाएगा। बाई नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई इंटू आपका r³, तो 5 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, पाई पाई कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो नीचे 4 रह जाएगा, तो 4 से का काटेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 25 250। ठीक है, 5 5 25 से कटेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 से कटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए एक 0 रहेगा लास्ट में, और यूनिट डिजिट देख सकते हैं क्या, यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो छोड़ दीजिए। आपका 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, इंटू होगा आपका 60। देखिए 0 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा करने का आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको अंधा बन के कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है कि आप कैलकुलेशन को पूरा ख़त्म करोगे उसके बाद आप ऑप्शन देखोगे। आपको ये हैबिट बनाना है कि कैलकुलेशन करते हुए बीच में आपको ऑप्शंस की तरफ देखना है। ठीक है, तभी आप टाइम को सेव कर पाओगे। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, बोला जा रहा है अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर इतना इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, a solid metallic sphere of radius इतना dropped into it, what will be the increase in the level of water in the vessel। तो ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम का ही मामला है, तो एक बार फिर भी हम लोग डायग्राम से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक बहुत ही अच्छा सिलेंडर, 3D सिलेंडर यहाँ पे
लाया गया है। देखिए ये है आपका सिलेंडर। मान लेते हैं पानी जो है पहले पहले जो पानी है यहाँ तक है। क्लियर है। अब जैसे ही आपने स्फीयर को इसके अंदर डुबाया तो पानी क्या हुआ, बढ़ गया, इतना तक आ गया। मान लेते हैं इसका हाइट है h, ये वाला जो हाइट है। क्लियर है इतना। अब जितना स्फीयर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम तो ये वाला पार्ट होगा ना, तो ये भी तो एक सिलिंड्रिकल शेप का है। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर ही है, और हाइट है h, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ये इक्वल हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम के साथ। अच्छा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई नहीं लिखेंगे, पाई दोनों तरफ कट जाएगा क्योंकि सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर h। 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे आर दिया गया है 12, 12 को क्यूब नहीं करेंगे, 12 को 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब पाई आर स्क्वायर h, सिलेंडर का डायमीटर दिया है 32, तो 16, 16 इंटू 16 इंटू है h। देखिए 4 4 16, अच्छा 4 3 12, 3 3 कट गया, और 144/16, तो 9 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। लॉजिक क्लियर रहना चाहिए कि कैसे हम लोग स्फीयर का वॉल्यूम के साथ सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल कर दिए या क्यों किया। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द कार्व सरफेस ऑफ अ वुडन सिलेंडर एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर इफ इट्स डायमीटर इतना, हाइट इतना। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़िएगा कि कौन है या सिलेंडर है, क्योंकि दोनों ही सी से है। हम लोग कभी कभी मिसरीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, गलती से सिलेंडर की जगह हम लोग कौन रीड कर लेते हैं, फॉर्मूला अलग बैठाते हैं, आंसर नहीं मैच करता है। देखिए क्या बोला जा रहा है ना, सिलेंडर का जो कार्व सरफेस एरिया है उसको हम लोग को पॉलिश करना है, कितना खर्चा आएगा। तो सीधा बात, सिलेंडर का जो कार्व सरफेस एरिया है उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई तो 22/7, आर, आर कितना हो जाएगा ना 35 इंटू एच, एच हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हो गया आपका एरिया, मतलब कार्व सरफेस एरिया इंटू 50 रुपए के रेट के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर। अब अगर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पे यूनिट पे आपका सेंटीमीटर भी है, यहाँ पे आपका मीटर भी है, और यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट दिया गया है। क्लियर है। तो जब मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट को दिया गया है तो ये होना चाहिए कि सब कुछ हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है, ये हम लोग को करना चाहिए। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप देख पा रहे हो हर एक ऑप्शन जो है अलग अलग है। तो अगर कुछ ज़्यादा कम होगा तो जीरो से कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट बिना चेंज किए हुए। देखिए 7 से अगर काटेंगे तो 7 5 35, और इधर देखिए, अच्छा कुछ और मतलब काटना है ही नहीं, मल्टीप्लाई करना है सीधा। तो 22 5 110 और 2 220 इंटू आपका 300 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आप देख पा रहे हो कि 660 तो आ ही रहा है, उसके साथ 2 जीरो आ रहा है। तो अगर हम लोग जो डायमीटर है उसको सेंटीमीटर की जगह मीटर पे लिख देते तो आंसर हम लोग को मैच कर जाता। क्लियर है क्या। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो आपको जीरोस के बारे में सोचना नहीं है, आप सीधा कैलकुलेट करो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। क्या बोला जा रहा है, द कार्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्व सरफेस एरिया है, द एरिया ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है 38.5। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको आर चाहिए और आपको क्या चाहिए ना, एच चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहली बात हम लोग ये कर सकते हैं कि एरिया ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है 38.5, मतलब सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, एच चाहिए, ठीक है।
अब कार्व सरफेस एरिया क्या होता है ना, 2 πr/h होता है कार्व सरफेस एरिया सिलेंडर के केस में, दैट इज इक्वल टू 616। अब एक चीज आप समझिए, यहाँ से हम लोग h का वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम लोग को r का वैल्यू पता हो, ठीक है। तो r हम लोग को निकलना ही पड़ेगा। देखिए एक चीज होता है, बहुत ही पावरफुल चीज है, 744 154, ठीक है। अच्छे से समझिए क्या होता है। अगर रेडियस आपका 7 हुआ तो पेरीमीटर होता है 44 और एरिया होता है आपका 154। ऐसा आप देख सकते हो कि 2 πr अगर करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो पेरीमीटर कितना बना 44, और 22/7 πr² अगर करेंगे 7 इंटू 7, तो आप अब देख सकते हो एरिया जो बनेगा 154 बनेगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, अच्छे से समझना। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग रेडियस को वेरी करवाए, मान लीजिए रेडियस को दुगना कर दें, तो पेरीमीटर जो है ये भी हो जाएगा दुगना, मतलब 88, लेकिन एरिया जो होगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 4, मतलब 616, क्लियर है। अगर हम लोग इसको 2 से भाग करें, 3.5 कर दे रेडियस को, तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा 22 और आपका एरिया हो जाएगा 154/4, क्लियर है। क्यों होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। एक चीज देखिए, जब हम लोग रेडियस को दुगना करते हैं तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 है कि नहीं। तो एक चीज देखिए, दो जगह पे आपका मतलब आर रहता है, आर का स्क्वायर रहता है, एरिया होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है, आर का स्क्वायर रहता है। तो आर अगर 2 जगह पे बढ़ेगा तो नेट हम लोगों को 2 का स्क्वायर 4 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आर को आप जितना फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर फैक्टर से आपको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है चीजें। अच्छा, इसी तरह ये आएगा आपका 616। इसी तरह जैसे मान लीजिए कोई भी एरिया दिया हुआ है, जैसे आपका क्या है ना 38.5, तो जब हम लोग यहाँ से फैक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे, फैक्टर ध्यान dीजिए, अगर फैक्टर पता रहा तो आप आर का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत जब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाएगा तब ये हेल्प करेगा। और ज़्यादातर केस में आपका जो मतलब 90% केस में जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे रेडियस जिसका भी हो वो आएगा आपका 7 का ही मल्टीपल, ठीक है। या तो 7 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके रेडियस बनता है ज़्यादातर केस में, क्योंकि पाई होता है 22/7। तो अगर आर को काटना है, नीचे 7 है तो अगर आर को अगर काटना है तो आर को भी 7 का मल्टीपल होना पड़ता है, ठीक है। तभी वैलिड होगा ये जब 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ये हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। और एक चीज समझिए, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए एरिया आपका दिया हुआ है कितना ना 38.5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर को पहले फाइंड करेंगे, 38.5 बाय आपका 154, ठीक है। इसका हम लोग रूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है ना 385/10 इंटू 154। तो अगर 5 से काटेंगे 5 2 10 और इधर आएगा 5 7 35 और 5 7, तो 77 इंटू 2 होता है 154। तो फैक्टर क्या हो गया 1/2, मतलब 7 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस हम लोग का 3.5 हो जाएगा। आप देख सकते हो जब हम लोग लिखे थे 3.5 जब होगा रेडियस तब आपका पेरीमीटर हो जाएगा 22, लेकिन एरिया हो जाएगा 150/4, ठीक है। अब 150/4 इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यह आएगा 38.5, क्लियर है बात। तो जब हम लोग को एरिया डायरेक्ट दिया रहता है तब हम लोग कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं सो दैट हम लोग को जल्दी आर का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो आर अगर हाफ गुना हो रहा है तो पेरीमीटर भी आपका हाफ गुना होगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका 44 इंटू 1/2, सो दैट विल बी 22 हो जाएगा आपका पेरीमीटर, क्लियर है। ये जो फैक्टर वाला बात मैंने बताया ये आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए। और यहाँ पे जो एरिया दिया गया है ये पहला वाला जो स्टेप था ये आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं 154 से भाग करके डायरेक्ट फैक्टर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर 7 के साथ ए मल्टीप्लाई होता है तो एरिया के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, तो ए स्क्वायर का अगर ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है तो रूट करना पड़ेगा, ठीक है।
देखिए मतलब बात यही है कि एक बार नीचे देख लीजिए, जैसे आपका 38.5 है, ये क्या है, ये है आपका एरिया दिया हुआ है। तो 38.5 इंटू अगर ए स्क्वायर करेंगे तब बनेगा कितना, तब बनेगा आपका 154। मतलब ये तो उल्टा हो रहा है, तो आप ये कीजिए कि 154 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 154 इंटू ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 38.5। क्लियर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो नया जो रेडियस निकल के आया वो क्या हुआ 3.5, तो ये क्या हुआ 7 इंटू ए हुआ, तो ए का वैल्यू हाफ हो गया, ऊपर ए का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू 1/4 है। तो इसी लॉजिक से हम लोग किया है। क्लियर है। अच्छा, तो ये क्या बना ना, आप देख सकते हो पेरीमीटर जो बना 22 बना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं यही चीज, दैट विल बी इक्वल टू 616/22। तो 22 अगर 2 से काटेंगे तो 44, 44 और इधर 61, 61 माइनस 44, तो 21 पहले बना, फिर -4 तो 17, तो 176, तो 8 से जाएगा। ठीक है, तो एच विल बी 28। अब वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू 38.5 को हम लोग 77/2 लिख सकते हैं इनटू आपका 28। क्लियर है। तो 14 से काटेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, लेकिन दो ऐसा ऑप्शन है बी एंड सी जहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है। तो इसको 770 करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 प्लस 8 28, तो 308, तो 1078 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर हुआ। जो मैंने यहाँ पे समझाया कैसे हम लोग को रेडियस फाइंड करना है, ये आपको लग सकता है बड़ा, लेकिन मैंने हर एक चीज खोल के बता दिया है। ठीक है, क्यों हम लोग 144 से डिवाइड करने के बाद उसका रूट कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये लॉजिक पूरा क्लियर रहना चाहिए कि जब हम लोग को फैक्टर पता मतलब फाइंड करना है तो 154 से डिवाइड करने के बाद रूट करना है। ठीक है, और ये तभी कम में आएगा जब R 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और एक चीज देखिए, जैसे हम लोग को पता चल गया कि V जो है आपका पाई आर स्क्वायर एच है, तो 38.5 इंटू 28 था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 11 को फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा और यूनिट डिजिट 8 होगा, ऐसा भी हम लोग बोल सकते थे। तो आप अब देखिए एक चीज, ये जो है ऑप्शन सी, यहाँ 7 और 1 8 बन रहा है, 0 और 8 8 बन रहा है, तो ये 11 का मल्टीपल है और यूनिट डिजिट भी 8 है, तो इसी लॉजिक से भी कभी कभी काम कट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। बोला जा रहा है x जो है सरफेस एरिया है, y जो है आपका वॉल्यूम है स्फीयर का। अब y और x का एक रिलेशन दिया गया है, आपको रेडियस फाइंड करना है। आसान क्वेश्चन है, बस पुट करेंगे तो हो जाएगा। y का वैल्यू 4/3, पाई को नहीं लिखेंगे r³ लिखते हैं, पाई तो दोनों तरफ कट जाएगा। 14 इंटू 4πr², पाई को नहीं लिखेंगे r² लिखते हैं, तो r आ जाएगा इधर, तो r का वैल्यू आ जाएगा आपका 14 इंटू 3, 4 से 4 काट जाएगा, तो 8 हो जाएगा आपका 42, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। बोला जा रहा है a hemispherical depression of diameter 4 cm is cut out from each face of a cubical block of side 10 cm. Find the surface area of the remaining solid in centimeter square. क्वेश्चन को पहले बहुत ही ध्यान से समझिए। एक क्या है, एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर आपको पता है कि 6 फेस होता है, 6, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ठीक है, ऐसे ही ये एक फेस है, 3 फेस मैंने दिखाया और 3 फेस आपका पीछे है, तो 6 फेस रहता है एक क्यूबिकल ब्लॉक पे। बोला जा रहा है हर एक फेस पे हम लोग एक हेमिस्फेरिकल शेप काट लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये वाले फेस पे हम लोग ऐसे एक हेमिस्फेरिकल शेप जो है काट लेते हैं। ऐसे ही ये वाला जो फेस है इसमें भी हम लोग एक हेमिस्फेरिकल शेप काट लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आपको पूछा जा रहा है हेमिस्फेरिकल शेप जब हम लोग काट लेंगे तब बाकी जो सॉलिड है
उसका एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक फेस में हेमिस्फेरिकल शेप काटने के बाद कितना एरिया बच रहा है, अगर वो हम लोग फाइंड कर ले, उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग एक फेस का पहले कैलकुलेट करेंगे ना। क्यूबिकल ब्लॉक का जो एक फेस है वो स्क्वायर शेप का होता है। साइड आपको दे दिया गया है कितना ना, साइड आपको दे दिया गया है 10। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पूरा एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, देखिए ध्यान से, पूरा एरिया, ठीक है, ये कितना है, ये पूरा एरिया, अभी कुछ काटे नहीं है, ऐसे सोचिए, ये पूरा एरिया हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग एक हेमिस्फेरिकल शेप को काटेंगे तो यहां से हम लोग को क्या दिखेगा, यहां से हम लोगों को ये अंदर वाला पार्ट दिखेगा, है कि नहीं। ऊपर में तो खुला हुआ दिखेगा, ऊपर में एक सर्किल दिखेगा और अंदर में पार्ट ऐसा कुछ दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर वाला पार्ट पूरा सर्किल दिखेगा ऐसे खुला हुआ। क्लियर हो रहा है? तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं 10 स्क्वायर तो हो गया पूरे का एरिया। अब जो ऊपर में खुला हुआ एरिया है वो माइनस होगा, माइनस सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना होगा ना, डायमीटर अगर 4 है, आर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर जो होता है उसका एरिया कितना होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। मतलब ये अंदर वाला जो एरिया है, ध्यान दीजिए, ये अंदर वाला एरिया ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर अंदर वाला। ठीक है, क्योंकि ऊपर में तो कटा हुआ है सर्किल के शेप में। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों में से कि 100 प्लस पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 4, ये हम लोग लिख सकते हैं। कोई कॉन्फ्यूजन है क्या, बताइए। ध्यान से समझ लीजिए क्या हो रहा है और एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ये फेस है, ये एक स्क्वायर है, तो इसके अंदर अगर हम लोग हेमिस्फेरिकल शेप काटेंगे तो ऊपर से हम लोग को क्या दिखेगा, एक होल दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो होल में तो मटेरियल नहीं है, अंदर मटेरियल है। होल का एरिया कितना है ना, पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस करना है, और अंदर वाला पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला का एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले का एरिया कितना हो जाएगा जो कटा हुआ है पाई आर स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर शेप का है इसका एरिया क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो स्क्वायर शेप का एरिया है उसको पूरा ले रहे हैं, फिर सर्किल का एरिया वहां से माइनस कर रहे हैं, और हेमिस्फीयर का एरिया ऐड कर रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा, तो यही हो रहा है 6 फेस पे। तो एक का अगर वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसको 6 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस 22/7 इंटू आपका 4, तो ये आ रहा है 100 प्लस 88/7। अच्छा, तो देखिए एक चीज, हम लोग ये कर सकते हैं, अगर अच्छा हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल जो होगा, टोटल रिमेनिंग सरफेस एरिया वो हो जाएगा 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 तो आएगा ही, प्लस 6 इंटू 88/7। क्लियर है इतना? देखिए तो अच्छा, हम लोग ऑप्शन से अगर देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 600 प्लस 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 80 को तो 480 में क्या ऐड हो जाएगा ना, आपका 48 ऐड हो जाएगा। तो कितना बन रहा है, 528 को अगर 7 से काटेंगे तो 600 प्लस 7 7 49, 3 रह गया, 7 5 35, तो 35 तो 3 रह जाएगा, तो 675 3/7। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग ध्यान दीजिए एक चीज, हम लोग पहले एक फेस का देख लिए, उसके बाद हम लोग 6 फेस के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। ठीक है, इससे चीजें आसान रहता है। और रूल आपका यही है कि
जो आपका बाहर जा रहा है, जैसे ये वाला सर्कल के एरिया बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप माइनस कर दो, और अंदर का जो एरिया है ऐसे देखने वाला हाफ स्क्वायर वाला, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जो कटा हुआ दिख रहा है उसको माइनस करो, और जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो। क्लियर है। और बाहर का एरिया तो है ही, मतलब पूरा स्क्वायर का एरिया तो है ही। क्लियर है क्या बात? ठीक है, लॉजिक आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। बोला जा रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 62.8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया गया है इतना। तो कार्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। पाई का वैल्यू 3.14 दिया गया है। तो ऐसे तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेटिव होगा, देख के पता चल रहा है। तो कैलकुलेशन को कैसे हम लोग आसान करेंगे वही हम लोग देखेंगे। देखते हैं। तो 2 पाई आर का वैल्यू क्या दिया गया है ना, दिया गया है आपका 62.8। इसके साथ ही वॉल्यूम दिया गया है जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यह दिया गया है आपका 8792। तो वैल्यू फाइंड करना है किसका, वैल्यू फाइंड करना है 2 पाई आर एच का, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, मतलब 2 पाई आर का वैल्यू हम लोग को पता है 62.8 इंटू एच, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो एच पहले फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग पहले आर का वैल्यू देखें, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, 62.8 बाई 2 इंटू पाई। तो 2 इंटू पाई अगर करेंगे तो 6.28, ऊपर 100 नीचे 10, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 10। ये कैसे करते हैं पता है ना, कि 6.28 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, मतलब पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, और 62.8 है, इसको पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली काट के 10 आ गया ऊपर। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए आर का वैल्यू 10 आ गया, तो करना क्या है ना, हम लोगों को एच का वैल्यू फाइंड करना है। एच का वैल्यू आ जाएगा आपका 8792 बटे 100 इंटू आपका पाई 3.14। ठीक है, कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे, लास्ट में एकदम कैलकुलेट करेंगे। तो सी एस का कार्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ना, आपका 8792 बटे 100 इंटू 3.14 इंटू 62.8 इंटू क्या है आपका अच्छा 62.8 इंटू एच था, एच का वैल्यू हम लोग लिख दिए पहले ही। अब देखिए कैसे करेंगे ना, 100 से अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और ऊपर पॉइंट है एक, तो नीचे एक 10 आ जाएगा। 314 2 कितना होता है 628, और 2 से अगर 10 को काटेंगे तो 5। अब देखिए ध्यान दीजिए, पहले 87 है और नीचे 5 है, तो 5 17 होता है कितना 85, तो 17 पहले आएगा, ये हम लोग देख पा रहे हैं। और 17 पहले आएगा ऐसा ऑप्शन बस ऑप्शन डी ही है, तो पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। बोला जा रहा है अ रिवर 6 मीटर डीप एंड 35 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2.5 km per hour. The amount of water that runs into the sea per minute. ठीक है, तो क्वेश्चन तो ऐसा आसान है, बस आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना पानी बह रहा है। बस मैं समझाने के लिए थोड़ा सा 3D डायग्राम का यूज करूंगा यहाँ पे। देखिए, ऐसा तो ये नदी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक शेप लिया है जो एक आपका क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 मीटर डीप है, 35 मीटर वाइड है, चौड़ा जो है आपका 35 मीटर चौड़ाई है। उसके साथ जो फ्लोइंग रेट है वो होता है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे आपका नदी बह रहा है। ठीक है, ऐसे आपका नदी बह रहा है। मैंने क्या किया है, मैंने एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ लिया है नदी के अंदर। ठीक है, जिसका शेप आपको दिख रहा है। अब ये कितना डीप है कितना वाइड है वो दिया गया है। उसके साथ ही बोला जा रहा है कि रेट जो है, फ्लोइंग रेट जो है दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे पे 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करता है पानी। क्लियर है, ये दोनों मीटर में है, ये किलोमीटर पे है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब आपको पूछ रहा है कि पर मिनट पे कितना आपका
पानी जो है रन्स इनटू द सी। क्लियर है? तो अगर हम लोग ये छोटा वाला ये जो एरिया है, मतलब ये पर्टिकुलर जो है, इसका अगर वॉल्यूम अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो क्या करना होगा, हम लोग को तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? मतलब आप ऐसे समझ लो कि नदी ऐसे बह रहा है और हम लोग एक पर्टिकुलर पोर्शन उसका देखना चाह रहे हैं। ठीक है? या आप ऐसे भी मान सकते हो, एक क्यूबॉइड है जो आपका चारों तरफ से खुला हुआ है, तो पानी इसके अंदर से बह रहा है और हम लोग देखना चाह रहे हैं कि पर मिनट पे कितना पानी जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है? देखिए, तो हम लोग को क्या करना है ना, 6 मीटर डीप है और 35 मीटर वाइड है। ठीक है? और 2.5 किलोमीटर क्या है, 2.5 किलोमीटर आपका लंबाई है, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है? 2.5 किलोमीटर लंबाई तक बह रहा है पानी 1 घंटे पे, और आपको निकलना है क्या, मिनट पे निकालना है। ठीक है? तो नीचे तो घंटे को अगर मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसके साथ ही किलोमीटर को हम लोग मिनट मीटर पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग वो तो क्या चेंज होगा, कैलकुलेशन में अगर तो जीरो में चेंज होगा। जीरो अगर कम आएगा या ज़्यादा आएगा, हम लोग देख पा रहे हैं हर एक ऑप्शन जो है अलग अलग है। ठीक है? तो देखते हैं पहले कैलकुलेट करके, अगर ज़रूरत लगेगा तो बाद में जीरो ऐड करेंगे। देखिए, 6 10 60 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 5 25, और इधर आप अगर देखेंगे नीचे है 10, तो 5 दूनी 10, तो 4 और ऊपर है आपका 35, तो 4 8 32, 32 के बाद क्या होगा ना, 3 रह जाएगा, तो 8 3/4 ये आ रहा है, मतलब क्या 8.75। ठीक है? मैंने क्या बोला आपको, आप अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है? लेकिन चेंजेस जो होगा जीरो पे ही होगा ना, आपको तो 875 सीधा दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आप टिक कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको पूरा यूनिट को ऐसे करना तो चाहिए, बेसिक जो मेथड है सही मेथड ऐसा ही है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप जीरोस को अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है बात? क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। तो बोला जा रहा है एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड आपको फाइंड करना है, जिसका साइज आपको दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम एक बार देख लीजिए, मैं ऐड कर दिया। तो ये जो डायग्राम है, इनके अंदर आपको बोला जा रहा है 20 × 10 × 8। तो 20 में मान रहा हूं क्या है ना, आपका चौड़ाई है, लंबाई कितना है 10, और हाइट कितना है 8 है। ठीक है? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो आपको बोला जा रहा है एरिया कितना होगा कार्डबोर्ड का टू इसको बनाने के लिए। तो सिंपल है, 2 × डायरेक्ट लिखेंगे ए बी बी सी सी ए बी कितना होगा 200 होगा, प्लस बी सी कितना होगा 80 होगा, प्लस सी ए कितना होगा 160 हो जाएगा। तो कितना बन रहा है 280 प्लस 160, 280 से 100 ऐड करेंगे तो 380, 380 प्लस 60 440, 440 × 2, तो 880 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन का स्फीयर से। बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इतना है, तो डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो सीधा लिखेंगे 4/3 पाई r³ ये हो जाएगा 4851 के बराबर। तो r³ का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 4851 × 3/4 × 7/22। ठीक है? अब देखिए, हम लोगों को r का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। ये हम लोग को समझ में आ गया? क्लियर है? कैसे हम लोग उसको निकालेंगे उसको समझिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 7 भी है 3 भी है, तो 4851 ये जो नंबर है, यहाँ से आपका 7 3 जरूर निकल के आएगा। कॉमन लॉजिक है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब हम लोग को फॉर्म करना है। तो इसको अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 × हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 7 49 और 7 6 42, तो 6 रह गया, 7 9 63 और इधर 7 3 21। फिर इसको अगर तोड़ेंगे 3 से, तो 3 × 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 1 3। और एक चीज देखिए, 231 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ से आ रहा है क्या ना, 11 × आपका 21 आ रहा है। ठीक है? तो 21 आपका यहाँ है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो 21 तो आएगा ही ऊपर। ठीक है? मतलब 21 × 21 × 21 ऐसा हो गया। और नीचे क्या क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 11
इंटू आपका 8, 11 इधर भी एक है, तो इधर अगर लेंगे तो 11 और 11 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आर है वो बन रहा है, आपका आर का वैल्यू 21/2। तो डी क्या हो जाएगा, डायमीटर 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो आपको समझना है कि कैसे हम लोग परफेक्ट क्यूब को निकाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे कि पहले आप 11 से कर दो, 11 दूनी 22, और 11 से अगर कटेंगे 11 4 44, 4 रह जाएगा, फिर से 4 से ही जाएगा तो 1 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 21 × 21 दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दोनों मिलकर 21 दिख रहा है। ठीक है, तो 21/2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को आपको समझना है कि कैसे हम लोग परफेक्ट क्यूब से, मतलब परफेक्ट क्यूब फॉर्म अगर होगा तभी आप आसानी से आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। बोला जा रहा है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर अ सॉलिड स्फीयर इज रिमूव्ड, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी 163 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। कैलकुलेशन लग रहा है थोड़ा सा होगा, सिंपल क्वेश्चन है, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम से हम लोग स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करेंगे, बाकी वॉल्यूम हम लोग को दिया गया है। देखिए, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा ना, 343 हो जाएगा, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका स्फीयर का वॉल्यूम। आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर क्यूब दिया नहीं गया है। अच्छा, डायमीटर आपको फाइंड करना है स्फीयर का, ये आ रहा है 163 1/3। अच्छा, अब देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन को ना, पहले हम लोग ये करते हैं कि 343 से माइनस 163 माइनस 1/3, 160 1/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 160 प्लस 1/3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4/3 22/7 और आर क्यूब। तो 343 से 163 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा ना, 34 माइनस 16 कितना आता है 18, 18 और 0, तो 180 माइनस 1/3, 180 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा ना, 179 आप ले लीजिए और एक को छोड़ दीजिए तो 2/3, तो 179 2/3 ये आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 4/3 22/7 और आपका आर क्यूब। ठीक है, तो आप तो मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई के हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए 179 इंटू 3, तो पहले 170 इंटू 3 अगर करेंगे तो 510, 510 प्लस आपका 9 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 27, 537, 537 प्लस 2 539, तो 539/3, 3 कट जाएगा, नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 88/7, मतलब 7 अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 88, दैट इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, अब देख पा रहे हो नीचे जो है 11 है, तो ऊपर भी 11 से काटेगा, ऐसे भी आप देख सकते हो 9 5 14 माइनस 3 11 आ रहा है, तो 11 8 88, और 11 से अगर 539 को काटेंगे तो 11 4 44, 44 9 रह जाएगा तो 9, तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है, आर का वैल्यू आ रहा है 7/2, तो आपका डायमीटर कितना हो जाएगा 9/2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, आपको पढ़ के नया लग सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब। बोला जा रहा है 2 सिमिलर जग्स हैव देयर हाइट्स 8 and 12 रेस्पेक्टिवली, कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलर जग 80 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिगर जग। तो जग जो होता है हम लोग क्या जानते हैं, जग होता है सिलेंड्रिकल शेप का, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई r² h। अब एक चीज देखिए, बोला जा रहा है सिमिलर जग, तो सिमिलर जग का मतलब क्या होता है ये क्लियर रहना चाहिए। सिमिलर जग का मतलब यही है कि दोनों का रेशियो जो है आपका R1/R2, दोनों का रेडियस का जो रेशियो है, दोनों का हाइट का जो रेशियो है, ये सब इक्वल है, रेशियो इक्वल है। जैसे हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं ना कि एरिया सिमिलर है,
साइड का जो लेंथ है सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर मतलब क्या, दोनों का रेशियो जो है सेम ही रेशियो में है, ठीक है। अब वॉल्यूम V1 बाई V2, ठीक है, तो पाई पाई तो कट जाएगा, तो R1 का स्क्वायर बटे आपका R2 का स्क्वायर, इसके साथ ही H1 बाई H2। अब दोनों का रेशियो अगर बराबर है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर मतलब दोनों का रेशियो, रेडियस का रेशियो, हाइट का रेशियो, ये बराबर हो जाएगा। तो R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, R1 बाई R2 दैट इज इक्वल टू H1 बाई H2, तो H1 का क्यूब बटे H2 का क्यूब। क्वेश्चन में यहाँ पे रेडियस का वैल्यू नहीं दिया गया है, हाइट का वैल्यू दिया गया है, तो पूरा जो लिखना है हम लोग को हाइट के टर्म में ही लिखना है। तो V1 बटे V2 क्या हो जाएगा ना, H1 क्यूब बाई H2 क्यूब। तो अगर हम लोग स्मॉलर वाला मान ले 1, तो 80 बटे V2 को मैं x मान रहा हूँ, तो H1 का क्यूब तो 8 इंटू 8 इंटू 8, H2 का क्यूब तो 12 इंटू 12 इंटू क्या है 12, तो 4 2 8 4 3 12, 4 2 8 4 3 12, 4 2 8 4 3 12। अब यहाँ पे 8 बन रहा है, तो इसको 80 को अगर 8 से काटेंगे तो 10, तो 27 आना चाहिए, 27 और इधर है 10, तो V2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 270। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को वो लोग ही कर पाएंगे जिसको सिमिलर का मतलब है। अगर कोई भी चीज सिमिलर है मतलब उसका जो डायमेंशंस है, जो एरिया है, सब सेम ही रेशियो में है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। क्वेश्चन को देखिए, द लेंथ ऑफ द वेयर इन सेंटीमीटर ऑफ 0.1 mm रेडियस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेल्टिंग अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को देखते ही सब देखेंगे पहले कि जो यूनिट्स है वो अलग अलग है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो पहले ही बच्चा जो है परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि यूनिट को पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे चारों जो ऑप्शंस है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस भी सेम है, तो नाम मतलब पहला का जो 2 डिजिट है सब में अलग अलग है, तो जीरोस के बारे में या यूनिट कन्वर्शन इसके बारे में आपको उतना सोचना नहीं है, आपको बस वैल्यू कैलकुलेट करो, जीरो कम ज्यादा होगा। क्लियर है, देखिए, तो लेंथ ऑफ वेयर, वेयर कैसे, वेयर एक सिलेंडर की तरह, तो क्या हो जाएगा ना, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 इंटू एच। मैं 0.1 को 1 मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे है, 0 ज्यादा है या कम है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, तो ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो 4/3 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डायमीटर लेने से नहीं चलेगा, आर क्यूब लेना है तो 3 का क्यूब लेना है, ठीक है। तो हाइट क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है आपका, यहाँ देखिए 4 इंटू 3 का स्क्वायर तो 9, मतलब 36 आ रहा है, ठीक है। अब 36 में 36 तो रहेगा ही, उसमें आगे पीछे पॉइंट लगेगा या तो जीरो लगेगा। क्लियर है, तो आप देख सकते हो आपको ज़्यादा जीरोस के बारे में या यूनिट को चेंज करने के बारे में सोचना नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप डायमीटर ले रहे हो या रेडियस ले रहे हो। तो 36 है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, 3D मेंसुरेशन का पिरामिड से क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट पिरामिड with base as a square of side 8 cm is 208 cm square। तो टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, आपको स्लैंट हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले एक बार 3D में डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। ये क्या है, ये है आपका राइट पिरामिड विथ ए स्क्वायर बेस। आप देख पा रहे हो बेस जो है एक स्क्वायर शेप का है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे 3 तरह का चीज होता है। ये जो है डार्क ग्रीन का, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है आपका स्लैंट एज। ये एज है, ठीक है, इसलिए इसको स्लैंटेड या स्लैंट एज बोला जाता है। अगर मैं इसके साथ इसको जोड़ देता हूँ या आप
एक काम कीजिए, आप इधर जोड़ लीजिए। अगर मैं इसके साथ ये जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्लैंट हाइट। ठीक है, और अगर बीच में मैं अगर बनाता हूं यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे बीच में मैं अगर बनाता हूं तो ये बन जाएगा आपका हाइट। ठीक है, ये है आपका हाइट ऑफ द पिरामिड, ये नॉर्मल हाइट है। तो ये तीन तरीके का चीज रहता है। कौन सा आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। अगर स्लैंट हाइट पूछा गया, जो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आता है तो आसान है, लेकिन अगर आपको हाइट पूछ लिया या आपको स्लैंट एज पूछ लिया तब आपको पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। डायग्राम अगर आपके पास क्लियर रहा, आपको अगर आइडिया क्लियर रहा कि कौन सा स्लैंट हाइट, कौन सा स्लैंट एज या कौन सा हाइट है, तब आप आराम से कर लोगे। क्लियर है? देखिए एक चीज, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है टीए से, तो ये क्या होता है, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब साइड वाला, प्लस होता है आपका बेस एरिया, नीचे वाला जो एरिया है बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ना हाफ होता है इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या, 4a, इनटू क्या होता है, इनटू होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, प्लस बेस का एरिया क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2a, उसके साथ स्लैंट हाइट अगर हम लोग l मान ले, प्लस a का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है, 208। तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए है साइड 8 इंटू एल प्लस 8 का स्क्वायर, तो दैट इज 64। तो 208 माइनस 64 कितना हो जाएगा ना, 148 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 144 बटे 16, तो 16 9 144। तो एल का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपका पिरामिड, प्रिज्म्स ये सब से पूछा जा रहा है, आपको ये अच्छे से आइडिया रहना चाहिए कि किसका क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। तो बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है ना, √3a होता है। तो ये अगर 8√3 है तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 8। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा, तो 512 जो है आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। तो बोला जा रहा है a solid cone of radius 7 centimeter and height 7 centimeter was melted along with two solid spheres of each radius 7 centimeter each to form a solid cylinder of this 7 centimeter. What is the curved surface area of the cylinder? अच्छा, कर्व सरफेस एरिया आपको पूछा गया है। अब देखिए एक चीज, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका, 2πr(h) होता है। ठीक है, जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बोल दिया गया है कि रेडियस जो है 7 है, सिलेंडर का रेडियस जो है 7 है, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू h। तो आप देख पा रहे हो आंसर जो होगा, h जो भी हो आपका, ठीक है, आंसर जो होगा आपका 11 का मल्टीपल होगा और 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अभी बस हम लोग इतना सॉल्व किया है, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया है। क्लियर है? तो आप अगर चेक करोगे ऑप्शन ए जो है 8 + 8 - 8, तो ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी जो है 4 + 2 6 - 8 नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी इधर 11 इधर 7 तो नहीं हो सकता है। और ऑप्शन डी जो है 13 - 2 तो 11 आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। मतलब क्या, ऑप्शन ए भी हो सकता है आपका, ऑप्शन डी भी आपका हो सकता है। क्लियर है? तो कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि एक ही ऐसा ऑप्शन रहेगा जो आपका 11 से भाग हो रहा है, तो आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा देखिए, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, बस वॉल्यूम सेम करना है, ठीक है। तो आपका कोण है, तो कोण का क्या हो जाएगा 1/3, पाई हम लोग छोड़ रहे हैं r²h, तो 49 इंटू 7, पाई दोनों तरफ ही कट जाएगा, ठीक है। प्लस आपका दो स्फीयर है, तो 2 आएगा, 4/3 आएगा, पाई आएगा, r³ आएगा, 7 का क्यूब आएगा, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, पाई आएगा, r²h आएगा, तो 49 इंटू h आएगा। क्लियर है। तो 49 को अगर काटेंगे तो इधर 7 बच जाएगा, बस इधर 49 कट जाएगा, तो ये क्या आ रहा है 7 प्लस 8, 8 इंटू 7 56 कर दीजिए, 56/3, दैट इज इक्वल टू h। तो h कितना आ रहा है, h आ रहा है आपका 21, तो 21 इंटू आपका 44, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेन सॉल्यूशन से। बोला जा रहा है 22.5 मीटर हाई टेंट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन सरमाउंटेड बाय अ स्फीयर। मतलब कोन का एक फ्रस्टम है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ध्यान रखना आपको, अगर फ्रस्टम से क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा कोन का फ्रस्टम जो होता है वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, जिसका 4 फॉर्मूला होता है, एक स्लैंट हाइट, दूसरा कर्व सरफेस एरिया, तीसरा टोटल सरफेस एरिया, और जो 4th नंबर है वो है वॉल्यूम। ये चारों फॉर्मूला आपको पूरा रटा होना चाहिए। बोला जा रहा है इफ द डायमीटर्स ऑफ द अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड्स ऑफ द फ्रस्टम आर 21 मीटर एंड 39 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड टू मेक द टेंट। मतलब जो कपड़ा का जो एरिया है वो आपको निकालना है, मतलब क्या ना, कार्व सरफेस एरिया, बाहर का जो एरिया है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रस्टम ऑफ कोन है, इसका जो चारों फार्मूला है वो मैं पहले यहाँ ऐड कर देता हूँ, ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये चारों फार्मूला एकदम आपको पूरा रटा होना चाहिए। डायग्राम में कुछ चेंजेस होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रस्टम ऑफ कोन जो है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, मतलब यहाँ पे एक हेमिस्फीयर ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे एक हेमिस्फीयर है इसके ऊपर। अब डायमेंशंस देख लीजिए क्या क्या बोला जा रहा है ना। बोला जा रहा है कि अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड्स जो है वो है 21 एंड 39। तो अगर हम लोग रेडियस का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, और आपका ये हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आपका 39 है, तो इसका आधा करेंगे तो 19.5, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो है ये है जो अपर वाला पार्ट है उसका रेडियस, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो इसके बराबर ही होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का रेडियस 10.5 हो जाएगा। टोटल जो टेंट है, जो टोटल टेंट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका हाइट क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इसका हाइट बोला गया है 22.5। तो सिर्फ जो फ्रस्टम है इसका हाइट कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का हाइट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट का हाइट हो जाएगा आपका 22.5 माइनस 10.5, तो ये हो जाएगा 12। क्लियर है क्या। इसके साथ एक चीज देखिए, अगर हम लोग इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींच दे तो इसका लेंथ भी 12 हो जाएगा। ये वाला पार्ट का लेंथ कितना होगा, ये वाला पार्ट का ना, ये हो जाएगा आपका 19.5 माइनस 10.5, तो ये हो जाएगा 9। अगर ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, स्लैंट हाइट 15 हो जाएगा, 9 12 15। क्लियर है चीज है। अच्छा, इसके बाद तो कैलकुलेशन करना है, लेकिन और एक चीज देख लीजिए, जो चारों फॉर्मूला है उसको कैसे हम लोग रटेंगे वो देख लीजिए। आपको पूछा जा रहा है पहले स्लैंट हाइट, दैट इज √h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। कोन के केस में क्या होता है, h² प्लस r²। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, दोनों जो r है, नीचे वाला r ऊपर वाला r, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि हम लोग को ये वाला पार्ट का लेंथ चाहिए, ठीक है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया कोन के लिए क्या होता है, कोन के लिए होता है πr/l, ठीक है। यहाँ पे 2 r है तो r प्लस r को ऐड कर देना है, ठीक है, πr प्लस r/l। टोटल सरफेस एरिया कोन के लिए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कोन के लिए होता है आपका
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर एल। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे छोटा आर भी है बड़ा आर भी है, तो दोनों को अलग अलग से लिखना है। एक बार आर इजिकल टू हम लोग छोटा आर पुट करेंगे, एक बार आर इजिकल टू हम लोग बड़ा आर पुट करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो छोटा आर एक बार आया, फिर छोटा आर के साथ आर एल, फिर बड़ा आर वाला आर आया और उसके साथ आर एल। इसके बाद कोन का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो 1/3 पाई एच तो है ही, जो आर स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पे आर स्क्वायर बड़ा वाला छोटा वाला और उसके साथ दोनों आर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चारों जो फॉर्मूला है ये आपको पूरा रटा होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन आ रहा है तो यही चारों फॉर्मूला का इस्तेमाल वहां पे होगा। ठीक है, और फर्स्ट टर्म ऑफ कौन से ही आपका क्वेश्चन आएगा। अब क्या देखना है, अब हम लोग को देखना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म का सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा ना, पाई आर प्लस आर इंटू एल। मतलब क्या, पाई हो जाएगा इसके साथ आर प्लस आर, मतलब क्या 10.5 प्लस 19.5, 10.5 प्लस 19.5 इंटू एल, एल कितना 15 प्लस आपका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो सी एस है कर्व सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। तो पाई हम लोग अगर बाहर कॉमन ले ले 22/7 करके, अंदर क्या क्या आ रहा है 15 इंटू इधर क्या बन रहा है 10, 10.5 प्लस 0.5 11, 11 और 19 तो 20 और 30 प्लस आपका यहाँ पे क्या बन रहा है 2 इंटू, देखिए क्या बन रहा है 10.5 इंटू 10.5। तो और भी कुछ कॉमन जा सकते हैं क्या, अब देखिए हम लोग मतलब 105 से तो 5 निकाल सकते हैं, 5 21 105 तो 25 चला जाएगा, और 2 भी लेकर जा सकते हैं क्या, 2 भी लेकर जा सकते हैं, 50 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा देखिए 22/7 इंटू 50 अगर कॉमन ले लेंगे तो 5 5 अगर काटेगा तो 5 3 15 और 5 6 30, लेकिन यहाँ 2 और भी बाहर जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट का क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9 प्लस आ रहा है आपका 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 4.41 मतलब आया कितना, आया आपका 22 इंटू 50 इंटू 13.41 बटे 7 आया। क्लियर है इतना, क्या बताइए। देखिए ऑप्शंस जो है आपका हम बहुत दूर दूर है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं 13.41 को हम लोग 13 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा 22 इंटू 5 110 और एक 0 आएगा इंटू 13 बटे 7, 13 11 कितना होता है 143, 2 0 बटे 7, तो 7 2 14, उसके बाद 0 आ जाएगा 7 4 28, तो 204 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो 2107 जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कैलकुलेशन को कैसे हम लोग आसान किए, जितना भी बड़ा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, जितना कॉमन ले सकते हो आप ले लो, जितना कॉमन ले लोगे उतना नंबर जो है छोटा बन जाएगा। क्लियर है क्या, छोटा बनने के बाद आपको देखना है कि ऑप्शंस कितना गैप गैप में है, अप्रोक्सीमेशन क्या हम लोग लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज रहता तब हम लोग को पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, मतलब ये जो 143 आ गया इसका 41% भी फाइंड करके इसके साथ ऐड करना पड़ता। क्लियर है चीजें, और फर्स्ट टर्म के लिए ये चारों जो फॉर्मूला है, चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है, मस्ट है। अगर क्वेश्चन फर्स्ट टर्म से आएगा जो अभी रिसेंट ईयर में पूछा जा रहा है तो कौन का फर्स्ट टर्म से ही आएगा। क्लियर है क्या, ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आपको
फ्री में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन हो या वीडियो आपका कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो, या हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज प्रॉपरली @gmail.com आप इस पे मेल भी कर सकते हो, या आपका अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व करवाना है आप इसलिए भी मेल कर सकते हो। क्लियर है? इसके साथ ही बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस हम लोगों को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके बस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है, खुद से एक कोशिश आपको करना ही करना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद वीडियो को देखते हुए वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, पहला फ्लो में अगर नहीं बन रहा है इसका बहुत सारा कारण रह सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या कोई आप अदर सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन को गलत रीड कर रहे हो। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, आपको ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। क्लियर है? मार्क कर लेने के बाद जितना भी क्वेश्चंस आया आपको एक हफ्ता बाद उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चंस पहला फ्लो में बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको क्वेश्चंस को तब तक रिवाइज करते जाना है एक कोई गैप में जब तक वो आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब ये जो पहला फ्लो में बनने वाला जो बात है ना, ये हो सकता है कि आपके लिए 2 बार हो, किसी और के लिए वो 4 बार हो और किसी और के लिए वो 1 बार हो। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। क्लियर है क्या? चलिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी फिलहाल उतना टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।